नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों की। इन चुनाव परिणामों को मिलाकर अगर कोई एक तत्व निकालना हो तो वो क्या हो सकता है? क्या ये परिणाम भविष्य की बदलती राजनीति के कुछ संकेत देते हैं? राज्यवार परिणामों का मंथन करेंगे तो ऐसा ही महसूस होगा। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के बराबर है। यहाँ स्वतंत्रता के बाद से 1957 में डॉक्टर संपूर्णानंद को छोड़कर किसी मुख्यमंत्री को दोबारा सरकार बनाने का जनादेश नहीं मिला। वर्ष 1984 के बाद कोई सरकार भी दोबारा नहीं आई। ऐसे में भाजपा और योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार लगातार सरकार बनाना क्या बताता है? ये विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यूपी को कुनबे की बपौती और जाति के खांचे से परे कभी देखा ही नहीं गया। विकास के नाम पर यहाँ कभी राजनीति चल पाएगी, विश्लेषक ऐसा कभी सोच नहीं पाए। पर इस बार ये चमत्कार हुआ है। एक वक्त यूपी से बिहार तक MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर राज करता था, बार बार बताया गया। पर इस बार एक नया MY यानी मोदी योगी फैक्टर पुराने MY फैक्टर पर भारी पड़ गया और ये दो नाम विकास के प्रतीक हैं। बीते वर्षों में ये स्थापित हो चुका है। भाजपा इसे डबल इंजन की सरकार कहती है और गौर कीजिए कि ये रेलगाड़ी और किसी मुद्दे पर नहीं बल्कि विकास की पटरी पर दौड़ रही है। सुशासन आज अपने आप में मुद्दा है, लहर है। लोकसभा के बाद विधानसभा में मत प्रतिशत की उछाल ये साफ करती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस ने 50% का आंकड़ा छुआ था। इस आंकड़े को छूना लोकसभा में भी सरल नहीं होता, फिर 40% से ऊपर की छलांग विधानसभा में लगाना, ये क्या बताता है? इसका मतलब सुशासन वास्तव में एक ठोस मुद्दा है। हाल में यूपी के विकास मॉडल को अगर आप देखेंगे तो कुछ लोगों ने इसे लांछित करने की कोशिश की, इसे सांप्रदायिक मॉडल तक कहा गया, मगर नतीजे बताते हैं कि राम मंदिर पर निशाना साधने और भाजपा को वहीं तक सीमित करने वाले जो विश्लेषक थे वो वास्तव में जनता के मन में छिपी राम राज्य की आकांक्षा को समझ नहीं पाए। ये राम राज्य की दिशा में सुशासन पर जनता की मोहर है। आवारा पशुओं की समस्या यूपी में है, पर इस चुनाव में जनता ने बता दिया कि छुट्टे जानवरों से ज़्यादा खतरनाक हैं छुट्टे बदमाश, जिनकी छुट्टी योगी शासन में हुई है। राजनीतिक पंडित अपने आकलन में महिलाओं के मुद्दे शामिल आमतौर पर नहीं करते, मगर यहाँ साफ दिखा कि महिलाओं के लिए राम भी हैं और राशन भी है, शासन भी है। महिलाओं के मुद्दे इस चुनाव में सिर चढ़कर बोल रहे हैं। इज्जत घर नाम की शौचालय योजना महिलाओं के सम्मान से जुड़ी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की योजना, पारदर्शिता, ये सारे महिलाओं को रास आने वाले मुद्दे, उनको समझ आने वाले मुद्दे, उनके सरोकार के मुद्दे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब की, जहां की जनता ने प्रयोग की अपनी पुरानी परंपरा को निभाया है। इसका परिणाम इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में आया। ऐसी पार्टी जिसकी उलटबांसियों ने दिग्गज राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। राजनीति का ये नया प्रयोग बड़ी बड़ी शुद्ध आदर्शों की बातें करने और इसके बरक्स मुफ्त के तरीकों से वोटर को अपने साथ जोड़ने से का एक फॉर्मूला गढ़ता है। मुफ्त की सौगातों से रिझाती ये राजनीति ऐसी है जहां वामपंथ का जो पुराना मैला विशैला एक रूप था उसको झाड़ पहुंचकर नए तरीके से लोगों के बीच में रखा गया है। इसे समझने में चूक नहीं करनी चाहिए। अरसे से अशांत रहे पंजाब में आज भी आक्रोश भड़काने की कोशिशें होती हैं। वहाँ वामपंथ का ये नया रूप क्या गुल खिलाएगा, इसे देखना होगा। वैसे खालिस्तानी तत्वों के बारे में कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे चरणजीत सिंह चन्नी ने वो खुलकर तो नहीं बोले, मगर प्रधानमंत्री से अरविंद केजरीवाल के खालिस्तानी संपर्कों की जांच का आग्रह खुद उन्होंने किया था, लिखित में किया था। कभी केजरीवाल के भरोसेमंद रहे कुमार विश्वास ने भी उनकी कथित मंशाओं को इस बीच में उजागर किया, काफ़ी हो हल्ला भी मचा। इसे ध्यान में रखिए, इसे भूल मत जाइए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान के दिन का मुद्दा नहीं है। एक सूबा ऐसा है जिसकी सीमाएं
हमारे शत्रु देश के साथ लगती हैं। पंजाब में कांग्रेस और अकाली दल की जमीन खिसक गई है, वहाँ भाजपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि पंजाब की भाजपा ने बिल्कुल उलट हालात में संगठन की जमीन मजबूत करने का काम इस बीच में किया है और छोटा खिलाड़ी होने के बावजूद गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आना भाजपा का ये संकेत करता है कि भाजपा राज्य में संकोची भूमिका छोड़ रही है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। अब बात गोवा की। ईसाई बहुल गोवा में भाजपा की स्वीकार्यता के मायने क्या हैं? गोवा के जनमानस में भाजपा को लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट है और ये इसके बावजूद है कि गोवा ईसाई बहुल है और चर्च कभी भाजपा से खुश नहीं दिखता, फिर भी भाजपा को जीत मिली है। हालांकि इस चुनाव में आधी सीटें ऐसी थीं जहां भाजपा के दल बदलू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और टीएमसी और आम आदमी पार्टी वो भी वोट बांट सकते थे, मगर ऐसा बड़े तौर पर नहीं दिखा। अपने कद्दावर चेहरे और गोवा के गौरव के प्रतीक मनोहर पार्रिकर के न रहने के बावजूद अगर भाजपा इस चुनाव में जीती तो इसका मतलब पार्टी की बढ़ती हुई स्वीकार्यता है। अब बात उत्तराखंड की। उत्तराखंड में बगावत पर विकास का मुद्दा भारी पड़ा है। उत्तराखंड ने एक इतिहास रचा है। नतीजों का आकलन बताता है कि दोनों दलों में बगावत और अंदरूनी खटपट के बावजूद भाजपा ने टूटन की भरपाई की, जबकि कांग्रेस को ये अंतर्कलह ले डूबी। उदाहरण के रूप में आप रुद्रप्रयाग, घनसाली और लाल कुआं की सीटें लीजिए। ये ऐसी सीटें थी जहां कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों में बगावत थी, विद्रोही ताल ठोक रहे थे। इन तीनों सीटों पर भाजपा को क्रमशः 9,000, 10,000 और 17,000 मतों के अंतर से जीत मिली है। ये मत अंतर सिर्फ नमूना भर है। सच ये है कि कांग्रेस ने अपने नेतृत्व पर ही भरोसा नहीं किया। जिसके नेतृत्व में उत्तराखंड की मझधार पार करनी थी, उसके आसपास राजनीति के मगरमच्छ छोड़ दिए गए। ये बात मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के चेहरे हरीश रावत के पर फिट बैठती है। खुद उन्होंने इस बात को स्वीकारा, इसका उन्होंने उल्लेख किया। पंजाब में भी आलाकमान ने पहले नवजोत सिंह सिद्धू की आकांक्षाओं को हवा दी और जब आगे बढ़ाने का मामला आया तो सिरमौर चन्नी को बनाया। नतीजा इन दोनों ही राज्यों में, पंजाब में भी कांग्रेस डूबी, उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ, हरीश रावत के साथ भी ऐसा ही हुआ। कांग्रेस के नेतृत्व से पार्टी की खिन्नता का, कार्यकर्ताओं का मन टूटने का ये एक बड़ा कारण है। अब बात करेंगे पूर्वोत्तर की। मणिपुर में भी चुनाव थे। मणिपुर में राजनीति बदली हुई दिखाई देती है। मणिपुर में भाजपा की मजबूती को लेकर कोई आशंकित नहीं था। भाजपा को साफ बहुमत मिल रहा है, ऐसा पहले चुनाव पूर्व के आकलन बता रहे थे, मगर ये पूर्वोत्तर की राजनीति में बदलाव का संकेत है और ये भी बता रहा है कि वहाँ ये सिर्फ एक सूबे तक, एक प्रांत तक, केवल मणिपुर तक सीमित नहीं रहेगा। भाजपा के प्रयासों से वहाँ करीब 10,000 उग्रवादियों की मुख्यधारा में वापसी हुई है। भाजपा ने गो टू विलेज, गो टू हिल नामक जो कार्यक्रम किया है, उसके जरिए पूर्वोत्तर के सुदूर क्षेत्र जो हैं मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पारदर्शी और भरोसेमंद छवि ये भी एक बड़ा कारक है जो इस जीत में योगदान करती रही। और भारतीय राजनीति के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इतिहास कांग्रेस के बिना पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इन नतीजों में, इन 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कहाँ है? अगर कर्णधार ही पराजय के कारक बन जाएं तो पार्टी का भविष्य क्या होगा? यूपी में जिस तरह प्रियंका गांधी को पेश किया गया, उनका जो प्रदर्शन रहा, राहुल के गर्म तेवरों पर लोगों की जितनी ठंडी प्रतिक्रिया मिली, उसे कांग्रेस वास्तव में अभी भी समझ नहीं पा रही है। चिंतन मंथन की बात होती है, परंतु वास्तव में इन्हें जिस तरह से रेखांकित किया जाना चाहिए वो नहीं हो रहा। ये तय है कि देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी अपने अंत की ओर बढ़ रही है, जिसकी जिम्मेदार वो खुद है। बहरहाल पंजाब की राजनीति में कांग्रेस की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा की बात करें, तो इन दोनों का पतन किस बिंदु तक होगा, इसे देश में आने वाले समय में आकार लेने वाली राजनीति का नया स्वरूप जो तय होगा, उसके ये दोनों बड़े कारक रहेंगे। वो अलगाववादी ताकतों को साथ में लेने वाली और तुष्टीकरण पर चुप रहने वाली
आस्थाओं पर आघात करने वाली और अपनी ही बात से पलट जाने वाली राजनीति भविष्य में चलेगी, या उसका एक सुविचारित मॉडल होगा, उसका विकास का एजेंडा होगा, जहां जातिवाद के लिए जगह नहीं होगी, जातिवाद से परे विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का खाका खींचने वाली राजनीति होगी। भविष्य की राजनीति की दिशा राजनीति के इन दो मॉडलों से ही तय होगी और हालिया चुनाव परिणामों ने इसके संकेत दे दिए हैं। अगर हम कहें कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम कोई एक सूत्र, क्या सूत्र देते हैं, तो वो सूत्र है कि भारतीय राजनीति की धुरी अब बदलने वाली है।